गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बात की कि संविधान सभा के निर्माण में अंग्रेज़ों के प्रयास क्या क्या रहे। कल हमने अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात किया, क्रिप्स मिशन के बारे में बात किया और वेवेल योजना के बारे में बात किया। आज की वीडियो में हम अंग्रेज़ों के एक और प्रयास कैबिनेट मिशन की बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो में बने रहे। तो चलिए यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन जो कि भारत आया 24 मार्च 1946 को। यह कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भारत में रखा गया और यह 3 सदस्य आयोग भी इस मिशन को कहा जाता है। किसे? कैबिनेट मिशन को 3 सदस्य आयोग भी कहा जाता है। इसे 3 सदस्य आयोग कहा जाने का कारण यह है कि इसमें 3 सदस्य थे। सबसे पहले पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य इस आयोग में थे। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स भी इसके सदस्य थे। अब स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन इन्हीं के द्वारा भारत में लाया गया और यह कैबिनेट मिशन के भी सदस्य है। कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनके बारे में कल आपने पढ़ा कि स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा एक क्रिप्स मिशन भारत में लाया गया। तो अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत में आने का मुख्य कारण क्या था। कैबिनेट मिशन का भारत में आने का मुख्य कारण यह था कि भारत में कुछ राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय राजनीतिक दल से विचार विमर्श के लिए यह मिशन जो है भारत में प्रस्तुत किया गया, जिसे कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना या 3 सदस्य आयोग कहते हैं। अब यहाँ पर आप फैक्चुअल देख सकते हो कि कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य कारण तत्कालीन राजनीतिक समस्या के समाधान हेतु भारत के राजनीतिक दल से विचार विमर्श किया जाना इसीलिए इसकी प्रस्तुति की गई। अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन की एक रिपोर्ट आती है। कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है और कब करता है? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है और इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें रहती है। सिफारिशें क्या क्या थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी सिफारिश थी कि संविधान सभा का गठन। सबसे पहले सिफारिश थी कि यह संविधान सभा के गठन के लिए भारत आया और दूसरा सुझाव था कि यह भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन करने का सुझाव था। एक अंतरिम सरकार के गठन करने का सुझाव दिया और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत का विभाजन नहीं होगा। इसने क्या कहा? भारत के बंटवारे को अस्वीकार किया। मतलब कि इसने कहा कि भारत का विभाजन नहीं होगा और भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल होगी। भारत एक संघ होगा। भारत क्या होगा? एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल थी। उस समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? 565 देशी रियासतें भारत में थी। तो यह कहता है कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल होंगे। अब संविधान सभा का यह एक प्रारूप बनाता है। कौन? कैबिनेट मिशन संविधान सभा का एक प्रारूप बनाता है और यह प्रारूप इस प्रकार था कि इसमें जो है 389 सदस्य रखे गए। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में के लिए एक प्रारूप बनाया जिसमें संविधान सभा में के लिए 389 सदस्य रखे गए, जिसमें से 392 सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांत के लिए थे और कितने प्रांत थे भारत में? टोटल 11 प्रांत थे। टोटल कितने प्रांत थे? 11।
इसमें से 392 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के लिए रखे गए, 93 सदस्य देसी रियासतों के लिए, 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों के लिए, 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों के लिए। अब बात करते हैं कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी प्रांत एक दिल्ली था, एक कुर्ग था, अजमेर था और बलूचिस्तान। इन चार प्रांत के लिए 4 अलग अलग सदस्यता रखी गई। किसके लिए? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान के लिए। ये 4 जो है 4 अलग अलग प्रांतें थी, कमिश्नरी प्रांतें थी। अब यह टोटल कितने सदस्य थी? 389 सदस्य संविधान सभा के प्रारूप में रखी गई। 389, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के लिए, 93 सदस्य देसी रियासत के लिए और 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों के लिए रखी गई। तो हम बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। तो संविधान सभा के सदस्य का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होगा। अब मैं आपको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को बताता हूँ। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है कि हम वरीयता देते हैं, सदस्य को वरीयता देते हैं कि कौन सा सदस्य कौन सी वरीयता में रखते हैं, कि सदस्य को पहले, दूसरे और तीसरे ऐसी वरीयता देते हैं। वरीयता के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है। अब इसमें कहा गया है कि सदस्य का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होगा और देसी रियासत में मनोनीत सदस्य या सर्वसम्मति से होकर के आएंगे। देसी रियासतों में सदस्य मनोनीत होंगे, देसी रियासतों से सदस्य मनोनीत होकर के आएंगे। अब बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रत्येक सदस्य जो संविधान सभा में होगा वह जनसंख्या का 10 लाख तक की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। एक सदस्य जो होगा वह 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अब बात करते हैं कि संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव कब होता है? 19 जुलाई 1946 को। 19 जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव होता है। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर ही जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। जुलाई 1946 को, कितने जुलाई? 19 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर जो है संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए, जिसमें कितने सदस्य थे? 296 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें केवल और केवल 296 सदस्यों ने भाग लिया। लेकिन देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया। देसी रियासतों ने खुद को इस चुनाव से खुद को सेपरेट रखा और यह कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर इसका चुनाव करवाया गया, जिसमें 296 सदस्यों ने भाग लिया। बट यहाँ पर देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया। अब इसका परिणाम जैसे ही घोषित होता है, इसका परिणाम आने के बाद जो है इसमें 208 सीटें जो है कांग्रेस की रही और 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग की, 15 सदस्य अन्य रही, जिसमें से 8 सदस्य जो है निर्दलीय या स्वतंत्र थे और 7 सदस्य अन्य पार्टी मतलब एक अन्य पार्टी से चुन करके आए। 7 अन्य पार्टियों से चुन करके आए, जैसे कि एक पार्टी का कोई होगा, दूसरी पार्टी का दूसरे, ऐसे ही 7 सदस्य अलग अलग पार्टी से जो है चुन करके आए। अब बात करते हैं कि इसमें हिंदू महासभा का एक भी सदस्य जो है वर्जित नहीं हुआ। हिंदू महासभा का एक भी सदस्य जो है चुनाव नहीं जीता। अब बात करते हैं हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? 1951 में जो है हिंदू महासभा का गठन किया गया। मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है हिंदू महासभा का गठन किया गया।
अब बात करते हैं कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं जो है प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं जो है प्रतिनिधित्व कर रही थी, जिसमें से केवल और केवल एक सदस्य जो है मुस्लिम महिला थी, जिनका नाम है बेगम आज रसूली। बेगम आज रसूली जो है एकमात्र महिला थी जो मुस्लिम महिला थी और यह संयुक्त प्रांत से थी। इनका नाम क्या था? बेगम आज रसूल। बेगम आज रसूल जो है एकमात्र ऐसी सदस्य थी जो मुस्लिम महिला थी और संयुक्त प्रांत से थी। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का प्रतिनिधित्व कितनी महिलाएं कर रही थी, तो आपका आंसर होगा 15 महिलाएं जो है संविधान सभा का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहाँ का था। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है उत्तर प्रदेश के थे, जिसमें से 58 सदस्य जो है केवल और केवल उत्तर प्रदेश से या संयुक्त प्रांत से आए। और सबसे कम प्रतिनिधित्व जो है असम से थे। असम से कितने थे? केवल 8 सदस्य आए। अब बात करते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। जिसमें पहले तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और फिर बाधा पहुंचाने के लिए 26 अक्टूबर 1946 को इन्होंने अंतरिम सरकार में भाग ले लिया और मुस्लिम लीग के जो है 5 सदस्य को मंत्री बनाया गया। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य को मंत्री बनाया गया? 5 सदस्य को मंत्री बनाया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। कितने को? 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। इसमें पहले तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में जो है भाग ले लिया। मुस्लिम लीग ने भी अंतरिम सरकार में भाग ले लिया और इसके 5 सदस्य को मंत्री बनाया गया। अब बात करते हैं अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल में सबसे पहले अध्यक्ष थे गवर्नर जनरल और उपाध्यक्ष थे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अंतरिम सरकार के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतरिम सरकार में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश विभाग और राष्ट्रीय मंडल मामले के जो है मिनिस्टर रहे और सरदार पटेल जो है गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास भी अनेक विभाग रहे। इन विभागों की चर्चा हम आगे की वीडियो में करते रहेंगे। अभी ये केवल आपके लिए एक हिंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन से विभाग रहे और सरदार पटेल जी के पास कौन कौन से विभाग रहे। आप वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय।